नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो पहला हमारा आर्टिकल है ये हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के बारे में है, हमारी जुडिशरी के बारे में है और साथ ही साथ इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोर्ट के अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में ही। यह आर्टिकल लिखा गया है दुष्यंत दवे जी के द्वारा। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में है। देश का बजट आने वाला है और बजट में हेल्थ केयर को कितना ध्यान दिया जाएगा, उस पर कितना ध्यान देना ज़रूरी है और इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम इस आज के दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो ये है कि जन आरोग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है टीका, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सुविधा, ऑप्शन सी है आशा कार्यकर्ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, ये जुडिशियल सिस्टम की न्यायिक प्रणाली की संप्रभुता, अथॉरिटी और डिग्निटी को सेव करने के लिए, बचाए रखने के लिए जरूरी है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं इसके बारे में आपको बताना है 250 शब्दों में। तो चलिए आर्टिकल पे आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, आज हम इस आर्टिकल के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं। इस आर्टिकल पे ये आर्टिकल लिखा इसलिए गया है क्योंकि हाल ही में हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा 10 दिसंबर 2021 को एक कमेंट दिया गया जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। उनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी पुरानी सोसाइटी है उतना ही पुराना करप्शन है, जितना पुराना हमारा समाज है उतना ही पुराना भ्रष्टाचार है। और जजेस ये आसमान से नहीं टपके हैं, ये हेवन से नहीं आए हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का करप्ट होना यहाँ पर कोई ताजुब की बात नहीं होना चाहिए, या जो जजेस है, जो हमारी जुडिशरी, उसमें करप्शन होना यहाँ पे कोई ताजुब की बात नहीं। इस तरीके का उनका कमेंट आया था जिसको देखकर ही पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई। अब यहाँ पर अगर हम जस्टिस गोगोई की बात करें तो जस्टिस गोगोई का ये जो कमेंट है अपने आप में हमारी न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठा देने वाला एक कमेंट है, क्योंकि ये किसी सामान्य नागरिक या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है जो ज़्यादा जुडिशरी के बारे में नहीं जानता। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पे रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा से ये कमेंट किया गया है, तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट को ये एक बैड कलर में खड़ा करता है और सुप्रीम कोर्ट पे जो लोगों का विश्वास है उसको हिलाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई ऐसा कहता है जिससे सुप्रीम कोर्ट से विश्वास लोगों का हट जाता है या सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस एडमिनिस्टर करने में किसी कमेंट से दिक्कत होती है जिससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट पे, तो ऐसे व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया जा सकता है। ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1953 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोटेक्ट्स द कोर्ट इन इट्स पार्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। तो न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जस्टिस जो है लोगों को उनका हक देने के लिए, यहाँ पर अगर कोई ऐसा कमेंट किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक ऑब्स्टेकल बनता है, एक रुकावट बनता है, तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगाया जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रावधान है यह हमारे कानूनों में है। हाँ, एक ज़रूरी बात इस जजमेंट में यही भी कही गई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये हमारी जुडिशरी के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए है। जस्टिस गोगोई जब सीटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करी थी अगेंस्ट अ एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मार्कंडेय काटजू। मार्कंडेय काटजू ने फिर इस मामले में बाद में एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी थी जिसके द्वारा ये मामला फिर बाद में ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जस्टिस गोगोई का अगर कार्यकाल देखा जाए तो इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो कि अपने आप में काफ़ी एक संदेह उत्पन्न करती है। एक बिजनेस ग्रुप के 8 मामले थे
और ये आठों के आठों मामले जो है जस्टिस अरुण मिश्रा के पास में आए। तो आप बोलोगे ठीक है कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोइंसिडेंस हो ऐसा बहुत कम बार होता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला किस जज के पास में जाएगा, किस बेंच के पास में जाएगा, ये अधिकार होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो एक बिजनेस ग्रुप के 8 मामले एक ही जज के पास में जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली आगे देखने को ये मिलता है कि उस बिजनेस हाउस जो है, उस बिजनेस ग्रुप जो है, उसके फेवर में यहाँ पर जजमेंट आ जाता है और वो बिजनेस ग्रुप इस मामले को 11,000 करोड़ में सेटल कर देती है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोर्ट ने यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरेटिव पावर यूज किया था। उसके अलावा जहाँ हमारे देश में सालों से लोगों के मामले लंबित है, वही इस बिजनेस हाउस ने एक और बार ये कोर्ट में गए थे, तो यहाँ पर इनका मामला प्रायोरिटी पे लिया गया, एक्सपीडाइट किया गया है, हियरिंग को काफी जल्दी सुना गया। तो अपने आप में जब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को आप करप्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके की उंगली जो है जस्टिस गोगोई अपने ऊपर भी उठाते। वो कहते हैं ना कि आप एक उंगली किसी पर उठाते हो तो 4 उंगलियां आप पर भी उठती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार की ये कुछ घटना हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म अपने आप में किसी भी देश को ग्रो करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका बैड साइड अगर हम देखें तो क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें फेवर किया जाता है पर्टिकुलर व्यक्तियों को, जिसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती है। हमारे देश में सरकारों पर ऐसे कई बार यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, लोगों ने सवाल उठाया सरकारों से क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर, लेकिन अब जुडिशरी को भी इस दायरे में देखा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशन, कोई आरोप लगाता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है कंटेम्प्ट चार्जेस इनिशिएट कर सकता है, और इसके लिए अटॉर्नी जनरल जो है हमारे देश के, इनका भी वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक और बात यह है, चूजिंग टू रिमेन साइलेंट ऑन द इशू ओनली सर्व टू रिमूव द फेथ रिपोज्ड बाय सिटीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अंतिम लाइन में काफी महत्वपूर्ण बात की गई है कि अपने आप में किसी भी मुद्दे पर शांत बने रहना, खासकर जुडिशरी को, जब जुडिशरी पे सवाल उठाया जाए, और अगर जुडिशरी शांत रहती तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स का, जो नागरिकों का भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में, वो कम हो सकता है। तो ये संक्षिप्त में था हमारा आज का पहला आर्टिकल। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर अपने आप में हमारे देश में सबको पता था, ये पिछले 75 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ है सबको पता है कि हाँ हेल्थ केयर कितना ज़रूरी है। सबको पता होने के बावजूद कि हेल्थ केयर कितना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आता है एक पेंडेमिक, एक महामारी, जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, खासकर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाता है। और उसी के बाद में लोगों का, सरकारों का, सबका देखने का नज़रिया जो है खासकर पब्लिक हेल्थ केयर के लिए वो बदल गया। तो अब हाल ही में बजट आने वाला है। बजट में कितना ध्यान दिया जाता है हेल्थ केयर के ऊपर, उसके साथ में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे स्किल्ड मेडिकल वर्कर्स हैं, इन पर कितना व्यय किया जाएगा सरकार के द्वारा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हेल्थ केयर और हेल्थ केयर वर्कर्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कोविड ने हमें एक चीज़ तो ज़रूर सिखा दी है कि हेल्थ केयर वो जगह है जहाँ पर आपको आंख मूंद के आप व्यय कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने बजट का एक बड़ा प्रपोर्शन दे सकते हो। और अगर सरकार ऐसी करती भी है तो यहाँ पर किसी का भी विरोध इस निर्णय के अगेंस्ट नहीं होगा। 2021 की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में जो व्यय है ये 137% अर्थात 137% से इंक्रीज किया गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को लाया गया, जिसमें 64,180 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने डाले। उसके अलावा सरकार ने कई एंटी पॉल्यूशन रोल आउट्स भी निकाले, जो कि एक एक संपूर्ण, एक होलिस्टिक गोल के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के जो खाते में जो एक इंक्रीमेंट देखने को मिला, एक इंक्रीज देखने को मिला व्यय में, ये केवल मामूली 11% ही था। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को
कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर से यहाँ पर जोड़ा गया, जिससे डिलीवरी सिस्टम, लोगों की जो पहुंच है स्वास्थ्य सुविधाओं से, ये अपने आप में बढ़ी। तो आप ये देख सकते हैं कि कई जगह आपको ये देखने को मिलता है कि अब सरकारी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब ये भी डिजिटल माध्यमों से यहाँ पर लोगों से, हमारे ग्रामीण रूरल एरिया से भी जुड़ रही है, जहाँ पर डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो बजट जो है 2022 का, इसका कहीं ना कहीं एक सिनर्जी इसने स्थापित करनी चाहिए यहाँ पर, जो हमारी अलग अलग प्रणालियाँ हैं उनके बीच में। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन टू नीड्स इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स, तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसमें भी फंड्स आने बहुत ज़रूरी है, फंड्स की संख्या बढ़नी बहुत ज़रूरी है, जो व्यय है वो बढ़ना ज़रूरी है। अर्बन प्राइमरी सेंटर जो है, फैसिलिटीज नीड टू बी मेड ऑपरेशनल, तो जो अर्बन प्राइमरी, जो हमारी शहरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, खासकर ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल से आपका क्या मतलब है? हॉस्पिटल जो है या हेल्थ केयर सेक्टर जो है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करने से नहीं चलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स भी होने चाहिए जो इसे ऑपरेट कर सके, और डे टू डे जो ज़रूरतें होती है उसे पूर्ण करने के लिए भी फंड्स की, पैसों की आवश्यकता होती है। तभी हम एक इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में सामने आ सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल हेल्थ मिशन जो है सरकार के द्वारा लाया गया है, काफ़ी अच्छा एक कदम था सरकार के द्वारा जो उठाया गया। जो राइटर बताते हैं कहीं ना कहीं हमें डेटा कलेक्शन, उसके एनालिसिस, मेडिकल रिकॉर्ड और जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है इनको प्रॉपर बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। उसके अलावा ये एक सप्लाई चेन को भी काफ़ी एफिशिएंट बनाता है, और साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ वर्कफोर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, फिर वो चाहे नर्सेस हो या उनका सपोर्टिंग स्टाफ हो, इनको भी एक सपोर्ट एक मुहैया करवाता है डिजिटल हेल्थ मिशन। उसके अलावा ट्रेनिंग भी यहाँ पर इन्हें ये मुहैया करवाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, टेली हेल्थ सर्विसेज हो गई, रियल टाइम मॉनिटरिंग, शार्पर इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम परफॉर्मेंस, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। टेली हेल्थ सर्विसेज जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं या टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीज्ड फंडिंग मस्ट ऑल्सो बी इन्फ्यूज्ड इन हेल्थ वर्कफोर्स सेक्टर टू मेक हेल्थ केयर सिस्टम ट्रूली फंक्शन। हेल्थ केयर सिस्टम चलता है हेल्थ केयर वर्कफोर्स से, डॉक्टर से, नर्सेस से, इनके सपोर्टिंग स्टाफ से चलता है हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर पूरा। तो महत्वपूर्ण है कि सरकार यहाँ पर भी व्यय करवाए, इनका ट्रेनिंग, इनके सपोर्ट के लिए भी सरकार व्यय करे और बजट में एक बड़ा हिस्सा इनके लिए रखे। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग राज्यों में यहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल होती है, वो उनके आय से संबंधित, उनकी जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित सवाल उठाए जाते हैं। कई बार हमें ये देखने को मिल रहा कोविड के समय में कि इनकी एग्जाम्स एक एक साल तक पेंडिंग की गई। तो अपने आप में इस तरीके की जो गतिविधियां हैं जिससे हेल्थ वर्कफोर्स पे एक नेगेटिव परिणाम पड़ता है, इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है और यहाँ पर सरकार को अपनी फंडिंग इंक्रीज करने की आवश्यकता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उसके अलावा नए ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाए, खासकर उन रीजन्स में जहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अलावा सेंट्रल एक्सपेंडिचर फॉर इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम है, इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को भी यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ मॉनिटरी रिसोर्सेज जो कि हमें कोविड के समय प्राप्त हुए, लोगों ने बहुत से अनुदान दिए, डोनेशन दिया, सरकार को भी दिया, पीएम केयर्स में भी बहुत बड़े डोनेशन आए। तो अब यहाँ पर कोविड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम इस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो पैसा कोविड के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है उसे नॉन कोविड हेल्थ केयर सिस्टम में इन्फ्यूज करना जरूरी है। हमारे देश का रिसर्च इनोवेशन में पैसा डालना जरूरी है, यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसके अलावा द एम्बिट ऑफ हेल्थ शुड बी एक्सपांडेड टू अलाइन अदर सेक्टर्स टू पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। के अलावा हमारे अगर पब्लिक हेल्थ को प्रॉपर बनाना है तो जो अदर सेक्टर्स हैं इन्हें भी यहाँ हमारी पब्लिक हेल्थ केयर से जोड़ना
ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।